हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज का हमारा जो क्लास है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में कुछ कुछ कॉमन आर्टिकल हैं जिनसे हर वर्ष प्रश्न बनते हैं। ठीक है, हम मुश्किल से वो 20 या 30 आर्टिकल हैं इतने। ठीक है, इनसे प्रश्न बनते हैं। ये सब मैं छांट छांट के लेके आया हूँ, सिर्फ वही आर्टिकल जिनसे हमारे कांस्टेबल के एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। आप लोग जानते होंगे टोटल 448 से प्लस आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इतनों से तो नहीं बन सकता, सिर्फ इनमें से 30 से 40 आर्टिकल हैं। ठीक है, हम कैसे पढ़ेंगे, पहले आर्टिकल पढ़ेंगे, उसके बाद उसी आर्टिकल से रिलेटेड कम से कम 4 क्वेश्चन करेंगे हर एक आर्टिकल से। ठीक है, हर एक आर्टिकल को पढ़ेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन करेंगे कि उस आर्टिकल से कैसे संभावित प्रश्न बन सकते हैं हाई से हाई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम पहला आर्टिकल हमारा देखते हैं कौन सा है। आर्टिकल 14 आता है, इसमें क्या है, कानून के समक्ष समानता। भारत के राज्य क्षेत्र में कानून की नज़र में सब बराबर होगा, अमीर गरीब या फिर या अधिकारी हो या आम आदमी हो, कोई भी हो, कोई भेदभाव नहीं होगा। और अगला क्या आता है इसमें, इसे विविध का शासन भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि कानून की नज़र में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, कानून सबके लिए समान है, कानून की समानता। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है, किसकी देता है, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कानून के समक्ष समानता का विचार मुख्य रूप से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आप कह रहे हो भैया ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अच्छा, यहीं पर अगर वो पूछे था कानून समान संरक्षण की अवधारणा किस देश के संविधान से, तो हम अमेरिका लगा देते। ठीक है, तो हम अमेरिका लगा देते। ठीक है, अवधारणा पूछता तो। नेक्स्ट चलते हैं, अगला आता है, अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को किन आधारों पर भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करता है। तो किस किस भेदभाव पर, आप कहोगे भैया हम किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, ये कानून का उल्लंघन होगा करना, अगर हम भेदभाव करेंगे तो हमें सजा मिलेगी अगर हम ऐसा करेंगे तो। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो सिंपल है, आर्टिकल कौन सा लगा दोगे, 14 लगा दोगे आप। हम आर्टिकल 14 ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला हमारा आता है कौन सा, अब आता है हमारा आर्टिकल 17। इसमें क्या है, इसमें है अप्रतिष्ठितता, छुआछूत का अंत। ठीक है, इसका परिभाषा समझते हैं थोड़ी सी। किसी भी रूप में छुआछूत का आचरण करना कानूनी अपराध है। यह सामाजिक समानता लाने के लिए बनाया गया है। एग्जाम में आने वाला बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये। ठीक है, मतलब आप किसी के साथ छुआछूत भेदभाव नहीं कर सकते। इससे रिलेटेड प्रश्न को देखते हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं। किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत का आचरण एक कानूनी अपराध घोषित किया गया है, किसके तहत, आर्टिकल 17 आप तुरंत लगा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 17 का मुख्य उद्देश्य समाज में क्या लाना है। तो समाज में क्या लाना है, ये है सामाजिक समानता लाना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन और देखते हैं इस आर्टिकल से। अप्रतिष्ठितता का अंत संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है। अप्रतिष्ठितता का मतलब समझते हैं, छुआछूत का अंत किसके अंतर्गत आता है, आप कहोगे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। अच्छा, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत क्यों आता है ये, आप समझे क्या इस बात को, क्योंकि मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है, और भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक के सभी आर्टिकल आते हैं। तो ये 12 से 35 के बीच का आर्टिकल है ये वाला। ठीक है, इस वजह से है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, परीक्षा की दृष्टि से सबसे अधिक पूछे जाने वाला अनुच्छेद कौन सा है जो समानता के अधिकार से जुड़ा है। तो कौन सा है ये दोस्तों, ये कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे ये हो जाएगा आर्टिकल 17। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला हमारा आर्टिकल 18 आता है। इसमें क्या है, इसमें है अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधि क्या है, सेना और शिक्षा जैसे डॉक्टर जनरल को छोड़कर, ठीक है, को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे विशेष उपाधि जैसे महाराजा या राय बहादुर इस तरह की नहीं लगा सकता। अब बात करें, जैसे भारत रत्न होते हैं हमारे, और पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म श्री और पद्म भूषण, ये सब होते हैं, ये क्या है, ये सम्मान है, ये उपाधि नहीं है। ठीक है, ये अगर पूछे तो ये सम्मान में लगाएंगे हम। क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है। भारत रत्न को संविधान के अनुसार क्या माना गया है, इसको एक सम्मान माना गया है। क्या, भारत का सर्वोच्च सम्मान। ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अनुच्छेद 18 के तहत किन क्षेत्रों में उपाधि देने की अनुमति है, किन क्षेत्रों में है, तो आपको शिक्षा और सेना में उपाधि देने की अनुमति है। इसमें कौन सी में, शिक्षा और सेना में।
नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपने नाम के आगे महाराजा जैसी उपाधि लगाने से रोकता है? आप कहोगे भैया आर्टिकल 18। ठीक है, आर्टिकल 18। राय बहादुर की उपाधि अब मान्य क्यों नहीं है? मान्य क्यों नहीं है ये? एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा करेक्ट करते हैं ऑप्शन को। ओके, ये हो जाएगा अनुच्छेद 18 के कारण। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में क्या है? यह नागरिकों को 6 तरह की आज़ादी देता है, जिसमें बोलने की आज़ादी, शांतिपूर्वक सभा करने की और प्रेस की आज़ादी सबसे प्रमुख है। बाकी आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता देता है? तो आप क्या कहोगे भैया ये 6 प्रकार की देता है। 6 प्रकार की, हमने अब 6 प्रकार की देख लिया अभी। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में समाहित है? तो आप क्या कहोगे आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शांतिपूर्वक सभा करने की आज़ादी संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये किस में है? आर्टिकल 19 में है। अनुच्छेद 19 का मुख्य आधार क्या है? बोलने की आज़ादी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला हमारा क्या आता है? अनुच्छेद 21। इसमें क्या है? अनुच्छेद 21 में इसमें है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार। इसमें क्या है? ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट लगातार आर्टिकल है, उसके बाद में बहुत सारे और बीच में लास्ट में बहुत ऐसे आर्टिकल होने वाले हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे राष्ट्रपति से रिलेटेड। ठीक है, सभी को करेंगे हम। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या निजी आज़ादी से कानून के बिना नहीं छीना जा सकता। इसमें सम्मान से जीने का और निजता का अधिकार भी शामिल है। ठीक है, यह आपातकाल में भी रद्द नहीं होता है। आपातकाल में भी रद्द नहीं होता है, याद रखेंगे। और किसके बिना? ये कानून के बिना नहीं छीना जा सकता। किसके बिना? कानून के बिना नहीं छीना जा सकता। ओके, क्वेश्चंस को देखते हैं इसका। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है? पहला क्वेश्चन आता है किस अधिकार को आपातकालीन के दौरान रद्द या निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आप क्या कहोगे भैया आर्टिकल 21 को। ठीक है, आर्टिकल 21 को आप तुरंत कह दोगे नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा है? तो किसका है? ये आर्टिकल 21 का है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति की आज़ादी को केवल किसके द्वारा छीना जा सकता है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा, और किसी के द्वारा नहीं। ठीक है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? आपको किसके अंदर? जल्दी से बता दोगे, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। ये सिर्फ क्वेश्चंस को देखिए, ये टाइप्स होते हैं। इस टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इस तरह के वो पूछ लेगा आपसे। अगला देखते हैं आर्टिकल 21A। 21A में क्या है? शिक्षा का अधिकार। इसमें क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का कर्तव्य है। इससे कौन से में जोड़ा गया था? 2002 संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और ये कौन सा था? ये 86वां संविधान संशोधन था 2002 में। ठीक है, याद रखेंगे 86वां। नेक्स्ट, किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? किसके लिए? 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए आप कह दोगे। ठीक है, 21A में। ठीक है, नेक्स्ट चलें क्या? अनुच्छेद 21A को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आप कहोगे 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21A संविधान के किस वर्ष में जोड़ा गया था? संविधान में किस वर्ष में जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया था। बच्चों को शिक्षा देना सरकार का कर्तव्य है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? 21A में कहा गया है। नेक्स्ट चलें, अगला आता है आर्टिकल 24। ठीक है, आर्टिकल 24 में है बाल श्रम निषेध। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने या खानों में जोखिम भरे कार्यों में प्रतिबंध। ठीक है, कार्य नहीं करने देंगे उनको सरकार के नियमों के अनुसार। मतलब जहाँ पे कारखाने जो बहुत जोखिम भरे हैं उनमें 14 वर्ष से नीचे के बच्चे काम नहीं कर सकते। ठीक है, कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे काम में लगाना प्रतिबंध है किसमें? 14 वर्ष के। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्या? अनुच्छेद 24 मुख्य रूप से कहाँ काम करने का निषेध करता है? कारखानों। बाल श्रम का निषेध किस प्रकार का अधिकार है? तो किसका? मौलिक अधिकार। अच्छा, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? संविधान के भाग 3 में आता है। इसमें कौन कौन से? 12 से लेके सभी आर्टिकल 35 तक सब मौलिक अधिकार में आते हैं। ठीक है, और ये आर्टिकल नंबर 24 12 से 35 के बीच में आता है, इसलिए मौलिक अधिकार में आता है। किस में आता है? आप कहोगे भैया मौलिक अधिकार में आता है ये। ठीक है, मौलिक अधिकार लगा दोगे। जोखिम भरे कार्यों से बच्चों को सुरक्षा का जिम्मा कौन सा अनुच्छेद देता है? तो कौन सा? आर्टिकल 24 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 देखते हैं।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद रखना, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इसमें क्या है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप कहाँ, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इसके तहत कोर्ट 5 तरह की, कितने तरह की? 5 तरह की रिट जारी करता है। आप नीचे इनको देख सकते हैं एक बार, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो आप क्या कहोगे? उन्होंने कहा है आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 को कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलें क्या? अगला है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे आप कहाँ जा सकते हैं? आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ पर? आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? कितने प्रकार की बताई थी मैंने? आप कहोगे 5 प्रकार की। असंवैधानिक उपचारों का अधिकार किससे संबंधित है? ये किससे हो जाएगा? मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अगला आता है हमारा आर्टिकल 40। ये किससे है? ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है। इसमें क्या है? राज्य सरकारों के निर्देश हैं। राज्य सरकारों को निर्देश है कि वे गांवों में पंचायतों का गठन करें और उन्हें शासन की शक्ति दें। और ये क्या है? गांधीवादी विचार है। ये किसका? गांधीवादी विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? आप कहोगे आर्टिकल 40 में दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 40 में। अनुच्छेद 40 किस महान नेता का प्रेरित विचार है? क्या महात्मा गांधी का है? किसका? महात्मा गांधी का। ग्राम पंचायतों को शासन की शक्ति देना किसका कर्तव्य बताया गया है? किसका कर्तव्य बताया गया है? राज्य सरकारों का बताया गया है क्या? कहोगे हाँ भैया, राज्य सरकारों का बताया गया है। किसका? राज्य सरकारों का। अनुच्छेद 40 संविधान के किस भाग नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है? अच्छा, मैंने आपको बताया भाग 3 में क्या आते हैं। भाग 3 में 12 से लेके 35 तक के आर्टिकल। अब हम बात करते हैं 36 से लेके कितने तक? 36 से लेके 51 तक के सभी आर्टिकल। कितने तक के? 51 तक के सभी आर्टिकल भाग 4 में आते हैं। कितने में? भाग 4 में। और भाग 4 क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भाग 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलें, अगला हमारा कौन सा आता है आर्टिकल? अगला आता है आर्टिकल 44, समान नागरिक संहिता। इसको पढ़ते हैं। इसका अर्थ है कि पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। वर्तमान में शादी, तलाक और संपत्ति के कानून अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग हैं, जिन्हें एक जैसे करने की बात यह अनुच्छेद करता है। अच्छा, एक चीज़ और समझते हैं, एग्जाम के लिए बहुत मुख्य बात। ये क्या है? वर्तमान में यह बहुत चर्चा में है। क्या है चर्चा में? एकमात्र राज्य जहाँ पर यह लागू हुआ है। कहाँ पर हुआ है? गोवा में। कहाँ पर हो गया ये आप कहोगे भैया गोवा में लागू हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है इस टाइम? आप कहोगे भैया गोवा है, गोवा है, ठीक है। गोवा या गोवा, कुछ भी कहो। अच्छा, हम गोवा लिखे तो क्या गलत होगा? या गोवा लिखे तो क्या सही होगा? इसमें से हम कहेंगे भैया दोनों सही होंगे। क्यों? दोनों सही होंगे, ठीक है। उसके लिए हिंदी में मैंने आपको बताया था। क्या बताया था मैंने आपको हिंदी में? चलो हिंदी की बात बाद में करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, बात आ गई है तो। क्योंकि या और बा को अर्धस्वर कहते हैं, ठीक है। आ की जगह पे हम बा का यूज कर सकते हैं, जैसे कौवा, कौवा, और क्या? कौआ, कौआ, ठीक है। दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा, इसलिए या और बा अर्धस्वर होते हैं, तो ये दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलें क्या? नेक्स्ट चलते हैं। अगला आता है समान नागरिक संहिता का अर्थ क्या है? समान नागरिक संहिता का अर्थ क्या है? आप लोग क्या कहोगे? ये है भैया सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वर्तमान में किन विषयों पर कानून अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग है? किस पर है? शादी, तलाक और संपत्ति, ठीक है। समान नागरिक संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? किस में किया गया है? आर्टिकल 40 में इसका वर्णन किया गया है। अगला हमारा कौन सा आता है? अगला आता है, सॉरी पीछे हमारा 40 नहीं था, मैंने मिस्टेक से बता दिया, आर्टिकल 44 होगा ये। कौन सा? आर्टिकल 44, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 48A। इसमें क्या है, पर्यावरण का संरक्षण। इसको बहुत अच्छे से एक चीज़ समझते हैं, इसकी परिभाषा। यह अनुच्छेद कहता है कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह देश के पर्यावरण की रक्षा करे, उसे सुधारे और देश के वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा करे। यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? आप कहते हो भैया 1900, 1 मिनट पेन से लिखते हैं, 1976 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, यहाँ पर एक बात और समझते हैं, एग्जाम के लिए मुख्य बात क्या है। पर्यावरण और वन्यजीव शब्द देखते ही, पर्यावरण और वन्यजीव शब्द देखते ही आप 48A आर्टिकल पर सीधे टिक कर देंगे। किस पर? 48A पर। अब क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, पर्यावरण और वन्यजीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है, ये किस आर्टिकल में है? ये 48A में है। किस में है? 48A में है। ठीक है, अनुच्छेद 48A को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आप कहोगे 42वें संविधान संशोधन। ये कभी हुआ था 1976 में। 1976 में हुआ था। ठीक है, 1976 आप लगा के आगे बढ़ जाओगे, 1976। नेक्स्ट चलते हैं। अनुच्छेद 48A के अनुसार सरकार को किनकी रक्षा करनी चाहिए? किसकी? वन्यों की और वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए। एग्जाम में पर्यावरण शब्द देखते ही आप कौन सा अनुच्छेद टिक करोगे, कौन सा करोगे? ये क्वेश्चन एग्जाम वाला नहीं है, ये मैंने रखा है ताकि आप लोगों को पहचान हो सके आर्टिकल की। ठीक है, ये 48A को टिक कर दोगे आप। कौन सा? पर्यावरण शब्द देखोगे या फिर कौन सा देखोगे? पर्यावरण। आर्टिकल आता है आर्टिकल 50। ठीक है, आर्टिकल 50 में देखते हैं, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। पृथक्करण का अर्थ क्या होता है? मतलब बंटवारा, मतलब आधा आधा। ठीक है, इसका अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ होता है कि सरकारी काम करने वाले लोग और न्याय करने वाले जज दोनों अलग अलग रहेंगे। ठीक है, सरकार जजों के काम में दखल नहीं देगी ताकि न्याय निष्पक्ष रहे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड बात समझते हैं। पृथक्करण का अर्थ क्या होता है? आधा आधा, आधा आधा करना, आधा आधा मतलब 50-50, 50-50 करोगे तो आर्टिकल 50 आ जाएगा। ठीक है, इससे आप आर्टिकल को भी याद रख सकते हैं पृथक्करण शब्द से। पृथक्करण शब्द आते ही मतलब आधा आधा मतलब 50। ठीक है, 50-50 शब्द आते ही पृथक्करण। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। ये मैंने क्वेश्चन सिर्फ इसलिए रखा है ताकि आप लोगों को आर्टिकल की पहचान हो सके। पृथक्करण। ठीक है, 50-50 ट्रिक के अनुसार कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करने का अनुच्छेद कौन सा है? आप सीधे लगा दोगे आर्टिकल 50। अनुच्छेद 50 का मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है? ये क्या सरकार को जजों या ये करता है न्याय निष्पक्ष रहे, ये करता है। ठीक है, न्याय निष्पक्ष रहे। नेक्स्ट देखते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग होना क्यों जरूरी है? ताकि सरकार दखल ना दे सके। किसमें? जजों के कार्य में, न्याय के कार्य में। अनुच्छेद 50 किस बारे में बताता है? किसमें? ये शांति और पृथक्करण, शांति और सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, शक्तियों का पृथक्करण। अगला आता है आर्टिकल 51। इसमें क्या है? अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। यह अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति पर आधारित है, विदेश नीति का आधार है। यह कहता है कि भारत दुनिया में शांति बनाए रखने की कोशिश करेगा, दूसरे देशों का सम्मान करेगा और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को बातचीत से सुलझाएगा। ठीक है, ये क्या है? भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार कौन सा आर्टिकल है? तुमने कौन सा आर्टिकल पढ़ा? आप लोग सीधे सीधे लगा दोगे आर्टिकल 51। अनुच्छेद 51 के अनुसार भारत का लक्ष्य दुनिया में क्या बनाए रखना है? आप कहोगे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को कैसे सुलझाने की बात अनुच्छेद 51 करता है। कैसे करता है दोस्तों? आप कहोगे ये करता है बातचीत और मध्यस्थता के माध्यम से। ठीक है, इसको बस थोड़ा सा याद रखेंगे आर्टिकल को, ये पूछ लिया जाता है, आया हुआ है एग्जाम में। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना किस अनुच्छेद में दिखती है? किस में दिखती है? आप कहोगे आर्टिकल 51 में दिखती है। किस में? आर्टिकल 51 में दिखती है। नेक्स्ट चलें क्या? ओके, अगला आर्टिकल कौन सा आता है? अगला हमारा आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आता है आर्टिकल 52, भारत का राष्ट्रपति। यह कहता है, यह अनुच्छेद बस इतना कहता है, कितना कहता है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वह भारत का प्रथम नागरिक और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में है? तो किस में? इसी तरह से पूछा जाएगा क्वेश्चन, आप लगा दोगे आर्टिकल 52 में है। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आप कहोगे राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति किसको कहते हैं? आप कहोगे राष्ट्रपति को कहते हैं। भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो कौन? ये राष्ट्रपति होता है। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा शपथ, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ आर्टिकल 60 में आती है। किसमें? आर्टिकल 60 में आती है। यहाँ पर देखते हैं, राष्ट्रपति अपना पद संभालने से पहले जो शपथ लेते हैं उसका जिक्र यहाँ है। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI दिलाते हैं। ठीक है, कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं इनको शपथ। ठीक है, देखते हैं, राष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो किस में हो जाएगा? हमने कौन सा देखा? आर्टिकल 60 देखा, आर्टिकल 60 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI दिलाता है। राष्ट्रपति अपनी शपथ किसके समक्ष लेते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन रह गया एक, राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का मुख्य उद्देश्य क्या है? संविधान और कानून का संरक्षण इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला आर्टिकल देखें, अगला कौन सा होता है? आर्टिकल 61 आता है। 61 में क्या है? 61 में देखते हैं, अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, ठीक है, इसमें महाभियोग है। महाभियोग का अर्थ होता है क्या होता है? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना। ठीक है, अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। कब? जब वो संविधान का उल्लंघन करता है। हटाने की प्रक्रिया को ही महाभियोग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ही महाभियोग कहते हैं। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में शुरू की जा सकती है। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप लोग, किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा, महाभियोग कहते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में होती है? ये किसी भी सदन में हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। राष्ट्रपति का महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो किस पर लगाया जाता है? संविधान के उल्लंघन पर। अगर वो संविधान का उल्लंघन करेंगे तभी उनको हटाया जाएगा पद से। महाभियोग का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो किस में है? आर्टिकल 61 में है। नेक्स्ट चलें क्या? ओके, अगला हमारा आर्टिकल 63 आता है। इसमें क्या है? अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति, यह अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, वह राज्य का पदेन सभापति होगा, और अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो वो भी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में? आप कहोगे आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 63 में है। ठीक है, आर्टिकल 63 में है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? एक कहोगे पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट चले क्या, राष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उनके कार्य का निर्वहन कौन कर सकता है? तो ये उपराष्ट्रपति कर सकता है। अगला देखें क्या, अगला कौन सा होता है? अगला है, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य किस सदन का संचालन है? तो किस सदन का संचालन राष्ट्रपति का मुख्य कार्य है? ये हो जाएगा राज्यसभा का। ठीक है, नेक्स्ट, अगला हमारा क्या आता है? आर्टिकल आता है आर्टिकल 72, राष्ट्रपति की समाधान शक्तियाँ। इनमें क्या है? यह कहता है, यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वे किसी अपराधी की सजा को कम कर सकते हैं, बदल सकते हैं या पूरी तरह माफ़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में आने के लिए एक मुख्य बात, यूपी पुलिस में अक्सर पूछे जाने वाला कि फांसी की सजा को कम करने की शक्ति किसके पास है? तो क्या कहोगे आप? राष्ट्रपति के पास। अगला देखते हैं हमारा क्या आता है, क्वेश्चंस को देखते हैं। ये कहता है फांसी की सजा, मृत्युदंड को माफ करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी अपराधी की सजा को माफ या कम कर सकता है? किसके तहत? कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं आप? कहोगे आर्टिकल 72 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति की समा शक्ति में क्या शामिल नहीं है? पूरी तरह माफ़ कर देना, सज़ा को कम कर देना, नया कानून बनाना, ये इनकी में शामिल नहीं होता है। ठीक है, नया कानून बनाना। यूपी पुलिस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, ये अलग है, प्रश्न वहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, दंडित व्यक्ति की याचिका पर फैसला लेने की अंतिम शक्तियाँ किस में निहित हैं? किस में हैं? ये राष्ट्रपति में हो जाएंगी। किस में? राष्ट्रपति में हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? आर्टिकल 74। इसमें क्या है? मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति। इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अकेले फैसला नहीं लेंगे, उनकी सलाह के लिए एक क्या होगी? मंत्रिपरिषद। यहाँ पे मंत्रिपरिषद कर लेना, क्या? मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति को इस मंत्रिपरिषद के अनुसार ही कार्य करना होगा, मतलब इसकी सलाह के अनुसार ही। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या है? राष्ट्रपति को उनके कार्यों की सलाह के लिए क्या होगा?
तो ये एक मंत्री परिषद होगी। क्या? मंत्री परिषद लगा देंगे आप, मंत्री परिषद कर देंगे इसको, ठीक है। मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा? ये प्रधानमंत्री होता है मंत्री परिषद का प्रमुख। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को किसकी सलाह पर काम करनी पड़ेगा? किसके सलाह पर करना पड़ेगा? मंत्री परिषद। ये मती परिषद लिख गया, इसको मंत्री परिषद आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संबंधों की व्याख्या किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 74 आप लगा देंगे तुरंत। कौन सा? आर्टिकल 74। जहाँ जहाँ मती परिषद है वहाँ वहाँ आप मंत्री परिषद कर लेंगे। क्या? मंत्री परिषद, ठीक है, मंत्री परिषद, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला कौन सा होता है? अगला आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल 76। इसमें क्या है? भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। यह कोर्ट में सरकार का पक्ष रखता है और सरकार को कानून की सलाह देता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। एग्जाम में आने के लिए एक प्रमुख बात क्या है? यह एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो संसद का ना सदस्य होते हुए भी संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता, ठीक है, ठीक है। बाकी नीचे मैंने आपको थोड़ा सा चित्रों के माध्यम से कर दिया है एक्सप्लेन। अनुच्छेद 76 को देखते हैं। भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है? आप क्या कहोगे? महान्यायवादी सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को डाउट रहता है, बहुत ज़्यादा लोग कानून मंत्री लगा के आते हैं। क्या? कानून मंत्री, ठीक है, पर महान्यायवादी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आप कहोगे राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट, वह कौन सा अधिकारी जो संसद का सदस्य ना होते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है? कौन? महान्यायवादी। महान्यायवादी संसद में क्या नहीं कर सकता? वह सिर्फ वोट नहीं दे सकता है। क्या? वोट नहीं दे सकता है, और बाकी कर सकता है कुछ। अगला हमारा आता है आर्टिकल 79। 79 में क्या है? संसद का संगठन। इसकी परिभाषा बहुत सरल से समझते हैं। यह अनुच्छेद बताता है कि भारत में संसद किन चीज़ों से मिलकर बनेगी। संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। 3 चीज़ें याद रखेंगे, क्या होगी? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। क्वेश्चंस को देखें, इसके क्वेश्चन आता है भारत की संसद में कितने अंग होते हैं? तो कितने अंग होते हैं? हमने जाने 3 अंग। कौन कौन से होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। संसद किन किन अंगों से मिलकर बनती है? किन से बनती है? लोकसभा, राज्यसभा नहीं होगा, ठीक है। प्रधानमंत्री नहीं होगा, प्रधानमंत्री होगा ही नहीं। और क्या? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद कौन से में? ये आप कहोगे आर्टिकल 79 में है। साराला ट्रिक से सा का क्या अर्थ है? ये सा का क्या अर्थ है? ये एक ट्रिक बनाई थी मैंने, क्वेश्चन में गलत टाइप करवा दी है टाइपिस्ट ने, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बनाई थी, यहाँ पर सा रा ला, ठीक है। और ये इस आर्टिकल के नहीं है, आगे वाले आर्टिकल के लिए, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे? अभी इसके लिए यहाँ पर हम मिटा देंगे। अगला आर्टिकल हमारा आता है आर्टिकल 80 और 81। इसमें क्या है? राज्यसभा और लोकसभा। 80 में है राज्यसभा, 81 में है लोकसभा। राज्यसभा का अर्थ होता है बड़ा सदन, ठीक है, उच्च सदन। लोकसभा मतलब लोक मतलब जनता, जनता का सदन, ठीक है, निम्न सदन कहते हैं इसे, ठीक है। अब इसकी एक मैंने ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या है? सरला, SRL। सा से क्या होगा? सा से संसद पढ़ा था हमने, किस में? आर्टिकल 79 में। रा से राज्यसभा, आर्टिकल 80 में। ला से लोकसभा, आर्टिकल 81 में, ठीक है। इसको याद रखेंगे ऐसे करके, सरला, ये SRL। एस से संसद, आर से राज्यसभा, एल से लोकसभा। 79, 80, 81, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा सदन या उच्च सदन किसे कहा जाता है? बड़ा सदन कौन सा होता है? ये होता है राज्यसभा, ठीक है, बड़ा सदन। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 81 के तहत किस सदन का गठन है? 80 के तहत किसका है? राज्यसभा का। 81 के तहत किसका है? लोकसभा का। किसका? लोकसभा का, 81 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट चले, राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत है? राज्यसभा का किसके है? अनुच्छेद 80 के तहत हो जाएगा ये, ठीक है। सरला याद है ना? सरला 79, 80 और 81। ला से लोकसभा, आर से राज्यसभा और सा से संसद, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सदन जनता का सदन कहलाता है? लोकसभा। लोक मीन्स जनता का सभा, ठीक है। जनता का सदन लोकसभा कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आता है धन विधेयक। ये कितने में आता है? आर्टिकल 110 में, ठीक है। और मैंने अभी तक आपको जितने आर्टिकल कराए हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सब में से क्वेश्चन पूछे गए हैं और अभी हमारे 8 से 10 आर्टिकल और बचे हैं, इनको और कर लेते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट वाले तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी परिभाषा समझते हैं पहले। ये क्या है? पैसे से जुड़े विशेष कानून, जैसे टैक्स लगाना या सरकारी खजाने से पैसे निकालना, धन विधेयक कहलाता है। कोई कानून धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह हमेशा पहले लोकसभा में पेश ही होता है, ठीक है। में ही पेश होता है, लोकसभा में ही पेश होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। आपने समझा? कोई भी मतलब कोई भी कर वगैरह लगाया जाता है, इसका मतलब समझा? टैक्स लगाना या सरकारी खजाने से पैसा निकालना, ये सब इसका होता है। और इसका फैसला कौन करता है कि ये धन विधेयक है नहीं? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। इसमें क्या है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम फैसला कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में पेश होता है? किसमें? लोकसभा। केवल लोकसभा में पेश होता है। किसमें? केवल लोकसभा में। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी हुई है? आर्टिकल 110 में दी हुई है। टैक्स लगाने या सरकारी खजाने से पैसा निकालने का कानून क्या कहलाता है? ये धन विधेयक कहलाता है, धन विधेयक, ठीक है। अगला आता है हमारा कौन सा? आर्टिकल 112, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। इसमें क्या है? संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है, बल्कि इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इसमें सरकार एक साल के खर्चे और कमाई का हिसाब देती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान में बजट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बजट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आप क्या कह दोगे? कहोगे भैया ये किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण का, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसमें आर्टिकल 112 आप लगा दोगे। नेक्स्ट चलते हैं, बजट में सरकार किसका हिसाब देती है? बजट में सरकार किसका हिसाब देती है? आप कहोगे ये देती है किसका? एक साल की नई कमाई का, एक साल की नई कमाई और उसके खर्चे का, ठीक है। ये क्या है? अगला था भारत का केंद्रीय बजट किस अनुच्छेद की शक्ति से पेश होता है? किससे होता है दोस्तों? ये कहोगे आप अनुच्छेद 112, वही पढ़। अगला आता है क्या? आर्टिकल 153, राज्य और राज्यपाल। इसमें क्या है? जैसे देश में राष्ट्रपति होता है वैसे हर एक राज्य में राज्यपाल होगा। वह राज्य संवैधानिक प्रमुख होता है और केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। और आप लोग जानते हैं कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। ये इसमें आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या आता है? राज्यों में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये कौन? राज्यपाल होता है। आप लोग एकदम से लगा के आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के प्रत्येक के लिए एक होगा। कौन होगा? राज्यपाल होगा, ठीक है। प्रत्येक एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन यहां पर ये दो भी हो सकता है, दो राज्य के लिए एक राज्यपाल भी हो सकता है, ठीक है। और ये कब? ये आप कहोगे भैया 7वें संविधान संशोधन 1956 में ऐड हुआ था, ठीक है, कि एक ही राज्यपाल दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल को किसका एजेंट या प्रतिनिधित्व कहा जाता है? केंद्र सरकार का। किसका? केंद्र सरकार का। राज्य का प्रमुख होने के नाते राज्यपाल का पद किसके समान होता है? राष्ट्रपति के समान होता है। ऐसे पूरे देश का राष्ट्रपति, वैसे आर्टिकल 161 को देखते हैं। इसमें क्या है? राज्यपाल की क्षमता शक्तियाँ, जैसे कि राष्ट्रपति की आर्टिकल 72 में थी, ऐसे ही राज्यपाल की 161 में होती हैं। इसमें क्या होता है? राज्य के कानून के उल्लंघन में सजा पाए गए व्यक्ति की सजा कम करने या माफ़ करने की शक्तियाँ। नोट, इसमें थोड़ा सा नोट कीजिए। क्या नोट कीजिए? इसमें कीजिए, राज्यपाल मृत्युदंड या फांसी को पूरी तरह माफ़ नहीं कर सकता, वह केवल उसे रोक सकता है या बदल सकता है, ठीक है। और वह सेना और अदालत के मामलों में दखल नहीं देगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है राज्यपाल की समाधान शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है? आप कहोगे 161 में है। राज्यपाल किस सजा को पूरी तरह माफ़ नहीं कर सकता? ये मृत्युदंड को पूरी तरह माफ़ नहीं कर सकता। अगला देखते हैं, नेक्स्ट आता है, राज्यपाल किन मामलों में दखल नहीं देगा? सेना और अदालत के मामलों में नहीं देगा। राष्ट्रपति 72 और राज्यपाल आर्टिकल 161 की शक्तियों में मुख्य अंतर क्या है? तो इनमें क्या है? राज्यपाल फांसी को माफ़ नहीं कर सकता, ठीक है, फांसी को माफ़। अगला देखते हैं क्या है? अगला है 165। इसमें क्या है? राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है। जैसे कि केंद्र में महान्यायवादी होता है वैसे राज्य में महाधिवक्ता होता है। यह राज्य सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है और हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से केस लड़ता है, ठीक है।
यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सरकार का सबसे बड़ा कानून सलाहकार कौन होता है? ये आप कहोगे महाधिवक्ता। और आप कहोगे केंद्र सरकार का, किसका? आप कहोगे केंद्र सरकार का, तो कौन होता है? ये महान्यायवादी होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो हमने कौन सा अनुच्छेद पढ़ा था? आप लोगों को पता है कौन सा पढ़ा था? हमने 165 पढ़ा था। कौन सा? 165। ठीक है, 165 था ना? ओके। हाई कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष कौन रखता है? तो कौन? महाधिवक्ता रखता है। जैसे केंद्र में महाधिवक्ता होता है, वैसे राज्य में कौन होता है? केंद्र में महान्यायवादी होता है, राज्य में महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता। नेक्स्ट चलते हैं। अगला आर्टिकल आता है हमारा राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति। ठीक है, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति कौन सा है? 213 आर्टिकल है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें क्या है? राज्यपाल की महाअध्यादेश शक्ति, इसमें क्या है? जब विधानसभा की बैठक नहीं चल रही हो और राज्य में किसी जरूरी कानून की तुरंत जरूरत पड़े तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश कानून की तरह ही काम कर सकता है। ठीक है, ट्रिक क्या है इसकी? राष्ट्रपति, यहाँ पर एक मिनट देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति 123, राज्यपाल और 213, इनको ही उल्टा करके लिख दिया है। राष्ट्रपति, इनको एक को इधर लिख दो और 2 को इधर लिख दो। ठीक है, राष्ट्रपति क्या हो जाएगा? 123 और राज्यपाल 213। ठीक है, अंकों की हेरा फेरी, ये इनकी ट्रिक होती है। बाकी ऐसे ही आपको याद रहेगा, ट्रिक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है? जब विधानसभा में बैठक ना चल रही हो तो राज्यपाल क्या जारी कर सकता है? सब जानते हैं, अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल द्वारा आदेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? कौन से में? 213 में। हम 213 ही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। राष्ट्रपति के अध्यादेश 123 और राज्यपाल की 213 में क्या समानता है? तो आप क्या कहोगे? कोई समानता नहीं है, बस अंकों का हेरा फेर है। ठीक है, अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब कानून तुरंत चाहिए होता है। ठीक है, और सदन नहीं चल रहा होता है। अगला कौन सा आता है? बस 1 और 2 और बचे आर्टिकल, उसके बाद खत्म। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या है? 324 में है ये। और इसकी हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप कहोगे 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। बाकी आप लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में जानते हैं कि ये भारत के संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का निष्पक्ष तरीके से कराता है। क्या? चुनाव कराता है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? भारत में चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने की जिम्मेदारी किसकी है? आप कहोगे निर्वाचन आयोग की। किसकी है? निर्वाचन आयोग की। ठीक है, अगला देखते हैं। निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो किसमें? 324 में। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? 324। ठीक है, निर्वाचन आयोग किन चुनावों का संचालन है? तो किसका है? राष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभा। ठीक है, अगला देखते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भारतीय लोकतंत्र का आधार, यह किस अनुच्छेद में सुनिश्चित है? ये किस में हो जाएगा? ये 324 में। सबका 324 ही है। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा आता है। अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकालीन, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, इसमें क्या है? पूरे देश या उसके किसी बड़े हिस्से का युद्ध, वॉर, बाहरी हमला या सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करता है। ठीक है, इसमें केंद्र सरकार बहुत शक्तिशाली हो जाती है। एग्जाम के लिए मुख्य बात क्या है? भारत में अब तक 3 बार, कितनी बार? 3 बार, 1962, 1971, 1975 में लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संभावित प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो इसकी घोषणा कौन करेगा? तो आप सीधे सीधे क्या लगा दोगे भैया? 352 का हो जाएगा। ये करेगा राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति करता है इसकी। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में? 356 में है, सॉरी 352 में है। राष्ट्रीय आपातकाल का हम 52 भी पढ़ा ना, 52 में। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है? आप कहोगे 3 बार। और कौन कौन से वर्ष में लगाया गया है? आप कहोगे 1962, 1971 और 1975। ठीक है, 62, 71, 75। क्या? 62, 71 और 75। ठीक है, 62, 71, 75। समझ गए? नेक्स्ट चलते हैं। सशस्त्र विद्रोह का बाहरी हमले के समय कौन सा आपातकाल लगाया जाता है? कौन सा लगाता है? प्रशासनिक, राष्ट्रीय, कौन सा लगाया जाता है? अभी हमने कौन सा पढ़ा था? आप कहोगे भाई राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लगा लोगे। आखिरी और लास्ट कौन सा था? 368। इसमें क्या है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कौन से में? आर्टिकल 368 में है। समय के साथ संविधान में बदलाव की जरूरत पड़ती है। यह शक्ति संसद को अनुच्छेद 368 से मिलती है। संसद संविधान
के किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकती है, लेकिन ये संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। संविधान में बदलाव संशोधन करने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। हाँ भैया, संसद के पास होती है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो किसमें? 368 में दी गई है। 368 पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, बाकी यही 2 क्वेश्चन थे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, यहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। और बात करूँ मैं, यहाँ पर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट नहीं देखी तो जाके देखिए। जिन लोगों ने देख लिया ठीक है, यहाँ पर मैंने बहुत स्पेशल टॉपिक्स कराए हैं UPGK के। नेक्स्ट, बाकी इस बुक के सभी चैप्टर्स को, उनके क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कराया है। पर वीडियो में मैंने 100 क्वेश्चंस रखे हैं। ठीक है, बाकी चैप्टर्स को आप देख सकते हैं कौन कौन से चैप्टर्स मैंने क्लियर करा दिए हैं। ठीक है, और हिंदी के भी मैंने ही कराए हैं आप लोगों को। हिंदी के आपने पढ़े हो तो ठीक है, हिंदी मैंने करा दी कंप्लीट। नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल को नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।